महाकुंभ 2021 का आज से शुरू हो गया शुभारंभ। प्रशासन से पुख्ता किए गए सुरक्षा के सारे प्रबंध। आईजी मेला और जिलाधिकारी ने की गंगा की पूजा। सीएम तीरथ सिंह रावत की पत्नी भी कोरोना पॉजिटिव। 22 मार्च को सीएम तीरथ सिंह रावत भी पाए गए थे कोरोना पॉजिटिव। होम आइसोलेशन में रखा गया। रुड़की में महाकुंभ में सहयोग कर रहा है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। कुंभ मेले में पूरे प्रदेश के स्वयंसेवी ले रहे हैं भाग। प्रशासन का सहयोग कर रहे हैं कार्यकर्ता। देहरादून के 4 इलाकों में पूर्ण तरीके से लॉकडाउन। लक्ष्मण चौक, सरस्वती, सोनी मार्ग बने कंटेनमेंट जोन। कंटेनमेंट जोन में लोगों को बाहर निकलने पर पाबंदी। बैरीनाकी गंगोली हाट के शिबरा में लगी भीषण आग। गांव में गायों के लिए इकट्ठा किया गया था पूरा सूखा चारा, जलकर हुआ खाक। ग्रामीणों ने नुकसान का मांगा मुआवजा। देहरादून हवाई अड्डे को मिलने जा रही है नई एयरलाइंस एयर गोइंग की सौगात। हवाई अड्डे के निदेशक डीके गौतम ने दी जानकारी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और आज हरिद्वार में महाकुंभ 2021 का महाशुभारंभ हो चुका है। महाकुंभ 2021 का हो गया है शुभ आरंभ। हरिद्वार से बड़ी खबर बता रहे हैं, प्रशासन ने सुरक्षा की सारी तैयारियां कर ली हैं पूरी। पहले स्नान के साथ शुरू हो गया महाकुंभ 2021। कोविड-19 के नियमों के पालन का विशेष ध्यान। साथ ही साथ आपको ये तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। सीएम के अलावा कई वीआईपी आ सकते हैं कुंभ में। शाही स्नान को लेकर प्रशासन ने की व्यवस्था की तैयारियां। इस बार मात्र 28 दिन ही चलेगा कुंभ मेला। पहले 4 महीनों तक होता था कुंभ का आयोजन, लेकिन कोरोना के संक्रमण दर को देखते हुए इस बार कुंभ की अवधि को छोटा रखा गया है। मात्र 1 महीने 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक कुंभ का मेला इस बार रहेगा, जिसकी प्रशासन ने पूरी तैयारियां कर ली हैं। तस्वीरें भी आप साथ ही साथ देख सकते हैं। आज 1 अप्रैल समस्त देशवासियों के साथ ही साधु संतों के लिए भी बड़ा दिन। महाकुंभ की शुरुआत हो चुकी है। हरिद्वार में तमाम अखाड़े पूरे देश के अलग अलग हिस्सों से हरिद्वार में पहले ही प्रवेश कर चुके थे। ऐसे में धर्म ध्वजा की स्थापना के बाद कुंभ का आगाज किया गया था और आज 1 अप्रैल से महाकुंभ की शुरुआत हो गई है। शाही स्नान की व्यवस्थाएं पूरी कर ली गई हैं। सबसे पहले अखाड़े के साधु संतों के स्नान के बाद आमजन भी शाही स्नान में हिस्सा ले सकते हैं। प्रशासन ने सुरक्षा की सारी तैयारियां पूरी की हैं। इसके अलावा कोविड-19 की गाइडलाइंस को देखते हुए भी विशेष व्यवस्था शासन और प्रशासन ने की है। यहाँ पर तमाम सेंटर्स बनाए गए हैं। श्रद्धालुओं की पूरी तरह से जांच की जा रही है। 72 घंटे की कोविड रिपोर्ट लेकर आना अनिवार्य है हाईकोर्ट के फैसले के बाद। ऐसे में पूरी तरह से कोरोना गाइडलाइंस का पालन किया जा रहा है। लगातार पुलिस बलों के द्वारा, साथ ही साथ वॉलंटियर्स जो महाकुंभ में सरकार की, प्रशासन की मदद कर रहे हैं, उनके द्वारा लोगों को जागरूक बनाया जा रहा है और इन सभी व्यवस्थाओं के साथ महाकुंभ को भी सफलतापूर्वक आगे बढ़ाने के तमाम प्रयास किए जा रहे हैं हरिद्वार में। कोविड-19 के नियमों की यदि हम बात करें तो जिस तरह से आंकड़े पूरे देश से आ रहे हैं, ऐसे में हरिद्वार उत्तराखंड में भी स्थिति चिंताजनक है। लेकिन महाकुंभ के आयोजन में तमाम सुरक्षा व्यवस्था के साथ ही कोविड-19 की गाइडलाइंस का भी पूरा पालन किया जाए, इस बात के लिए प्रशासन को, शासन को हिदायत दे दी गई है। दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। एसओपी के आधार पर ही महाकुंभ का संचालन किया जा रहा है और तैयारियां पूरी हो चुकी है। आज 1 अप्रैल से महाकुंभ की शुरुआत हो चुकी है। आने वाला पूरा 1 महीना हरिद्वार में कीर्तन, भजन, जप तप का महीना होगा। ऐसे में दूर दूर से श्रद्धालु यहाँ हरिद्वार में इस पावन धरती पर, देवभूमि पर आते हैं महाकुंभ में हिस्सा लेने के लिए। माना जाता है कि 12 साल में जो ये महाकुंभ आता है, इसकी धार्मिक आधार पर बहुत ही महत्ता है और ऐसे में देवों की नगरी हरिद्वार में जो पहुंचकर स्नान करता है, उन्हें तमाम पुण्यों की प्राप्ति होती है। इसी मान्यता के अनुसार देश विदेश से भारी संख्या में श्रद्धालु आते हैं। हालांकि इस बार बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं पर रोक लगाई गई है।
साधु संत बाहर के महाकुंभ में प्रवेश नहीं कर पाएंगे एसओपी के आधार पर, लेकिन देश के तमाम हिस्सों के लोग श्रद्धालु कुंभ में प्रवेश कर सकते हैं, कुंभ का हिस्सा बन सकते हैं। कोविड रिपोर्ट के साथ ही वैक्सीनेशन यदि कराया गया है तो वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट साथ लाने पर कुंभ में एंट्री दी जा सकती है। और कोरोना की तमाम गाइडलाइंस का पालन करने के साथ ही प्रयास किया जा रहा है कि इस कुंभ को पूरी तरह से सफल बनाया जाए। चुनौती शासन के लिए भी और प्रशासन के लिए भी, लेकिन इन तमाम चुनौतियों से पार पाते हुए शासन और प्रशासन दोनों पूरी तरह से मुस्तैद, जनता का भी यहां पर सहयोग पूरी तरह से वांछनीय है। और यदि कोविड-19 की गाइडलाइंस का पूरी तरह से पालन करते हुए आगे बढ़ा जाएगा तो इस महाकुंभ का सफलतापूर्वक संचालन सुनिश्चित किया गया है। और उसके लिए तमाम तैयारियां विभागों की तरफ से। तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं हरिद्वार से। पूरे हरिद्वार को धर्म नगरी के तौर पर केसरिया रंग में रंगा गया है, फूल मालाओं से सजावट की गई है। महाकुंभ में हरिद्वार का नजारा देखते ही बनता है और इस अलौकिक नजारे में धार्मिक महत्व के साथ ही लोग अपनी तमाम मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए इस महाकुंभ में आते हैं। विशेष तौर पर महाकुंभ के दौरान जो तैयारियां की जाती हैं, भजन कीर्तन पूजा पाठ, माना जाता है कि इस तरह का संगम केवल महाकुंभ में ही मिलता है। जिस तरह से तमाम अखाड़ों के बड़े बड़े साधु संत यहाँ पर इकट्ठा होते हैं, चाहे हम इलाहाबाद महाकुंभ की बात करें या हरिद्वार महाकुंभ की बात करें, धर्म के आधार पर जो भी विशेष तौर पर जानकारियां होती हैं, श्रद्धालु यदि यहाँ आना चाहते हैं, धर्म को करीब से जानना चाहते हैं तो महाकुंभ उनके लिए एकमात्र अवसर होता है जहां पर वो शिरकत कर सकते हैं और धर्म से जुड़ी अपनी तमाम जिज्ञासाओं को पूरी कर सकते हैं। और कुंभ को लेकर ज्यादा जानकारियों के साथ ही हमारे साथ जुड़ रहे हैं उत्तराखंड से हमारे विशेष संवाददाता राजेश वर्मा जी। जी राजेश जी, आपसे जानना चाहेंगे कि आज 1 अप्रैल से महाकुंभ की शुरुआत हो चुकी है। पूरे उत्तराखंड के साथ ही हरिद्वार वासियों के लिए और पूरे देश के लिए आज बड़ा दिन है। क्या कुछ ताजा अपडेट है, क्या जानकारियां हैं? बिल्कुल प्रियंका, मैं बता दूं कि आज जो है महाकुंभ का आगाज हो चुका है औपचारिक तौर पे, और जो तैयारी है वो सरकार द्वारा, प्रशासन द्वारा वो पूरी कर दी गई है। और अब तक की अगर हम बात करें जिस तरीके से जो प्रयास रहा है कि सरकार का कि महाकुंभ जो है सुरक्षित हो, तो उन तमाम चीजों को लेकर के जो है लगातार जो है प्रयास जो है वो लगातार किया जा रहा है। और ये एक माह का जो है महाकुंभ की शुरुआत है। 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक चलने वाला ये महाकुंभ कहीं न कहीं जो एक जो भव्य रूप नगरी में जो है वो साफ तौर से देखने को मिल रहा है। तो इनका बड़ी संख्या में श्रद्धालु आगे अब आएंगे, क्योंकि महाकुंभ के अवसर पर क्योंकि प्रमुख स्नान जो है वो 12 अप्रैल को है और उसके बाद 14 अप्रैल को प्रमुख स्नान है और 27 अप्रैल को जो है महत्वपूर्ण कुंभ को लेकर के स्नान है। तो तमाम चीजों को लेकर के तैयारी जो है शासन प्रशासन द्वारा कर ली गई है। और लगातार जिस तरीके से सबसे बड़ी समस्या जो है वो कोविड को लेकर के भी है। कोविड जिस तरीके से अपने पैर पसार रहा है, तो कहीं न कहीं एक बड़ी चुनौती जो है वो प्रशासन के सामने कोविड को लेकर के भी है। और लेकिन तमाम चीजों को एहतियात बरतते हुए बॉर्डर लाइन को जो उत्तराखंड के जो बॉर्डर एरिया है वहाँ पर जो है खास तौर से इंतजाम किए गए हैं। जो अन्य राज्यों से भी लोग महाकुंभ में शामिल होने आ रहे हैं, तो उनको 72 घंटे पहले की कोविड रिपोर्ट है, यानी कि आज PCR की रिपोर्ट जो है वो उत्तराखंड में प्रवेश किया जाएगा। तो कुल मिलाकर के अगर बात करें और जो सुरक्षा है वो कोविड
जी बिल्कुल राजेश जी, इस जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और लगातार हरिद्वार से हम आपको ताज़ा तस्वीरें दिखा रहे हैं। महाकुंभ की आज 1 अप्रैल से शुरुआत हो चुकी है। पूरे 1 महीने ये महाकुंभ हरिद्वार की धरती पर देवनगरी में चलेगा। ऐसे में तमाम श्रद्धालुओं से भी अपील की गई है कि वो कुंभ में प्रवेश जरूर कर सकते हैं, लेकिन अपनी कोविड-19 की रिपोर्ट 72 घंटे की रिपोर्ट लाना अनिवार्य है। यदि वैक्सीनेशन हुआ है तो उसका सर्टिफिकेट लाना अनिवार्य होगा और कोविड गाइडलाइंस का पूरी तरह से पालन करते हुए लोग इसमें हिस्सा ले सकते हैं। और अब रुक करते हैं अन्य खबरों का। सितारगंज बाराकोली वन क्षेत्र तराई पूर्वी वन प्रभाग हरिद्वानी के समस्त वन अधिकारी एवं कर्मचारियों ने चंदन प्रकाश वन दरोगा के राजकीय सेवानिवृत्ति के उपलक्ष्य में आयोजित इस सम्मान समारोह के अवसर पर उनको शुभकामनाओं सहित विदाई दी। उनके दीर्घजीवी उज्जवल भविष्य की सभी लोगों से कामना भी की। राजकीय सेवा में उनके द्वारा दिनांक 3 अक्टूबर 1979 को वन विभाग के वन रक्षक के रूप में तराई पूर्वी वन प्रभाग हल्द्वानी से अपनी सेवा प्रारंभ की गई थी। विभाग में रहता है, उस विभाग में अपनी ईमानदारी से काम करेगा तो वो ईमानदारी उसको कहीं न कहीं उसके सामने में आएगी। और जो है हर काम को अच्छे ढंग से अच्छी ईमानदारी से करना चाहिए, तभी उसके अपने हित होगा और उसी के साथ अपने और जीवन आगे ठीक ढंग से चलेगा। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने बिना वैध वीजा व अन्य दस्तावेजों के भारत आने पर निचली अदालत से फरीदा मलिक अमेरिकन नागरिक को 4 वर्ष के लिए सक्षम कारावास की सजा सुनाई है। सजा को 11 माह की सजा में परिवर्तित कर दिया गया है, जो कि पूर्व में ये सजा काट चुकी है। एक नाम की एक अमेरिकन नागरिक जो कि नेपाल के रास्ते से भारत में बनवसा के थ्रू प्रवेश कर रही थी, चेकिंग के दौरान पकड़ी गई एवं तो उसके उपरांत उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई, चार्जशीट फाइल हुई। उसके बाद उसका ट्रायल चला। ट्रायल में माननीय मजिस्ट्रेट कोर्ट ने उसको 4 वर्ष के सश्रम कारावास और 10,000 रुपये एवं 20,000 रुपये का फाइन उस पर डाला। सुनवाई के उपरांत माननीय उच्च न्यायालय ने उसकी रिवीजन पार्टली अलाउ करते हुए उसको ऑलरेडी 11 माह जो 4 वर्ष की सज़ा थी उसको 11 माह की सज़ा में कन्वर्ट करते हुए उसको अंडरग्राउंड के आधार पर छोड़ने का आदेश दिया। देश के कई हिस्सों में कोरोना संक्रमित की संख्या बढ़ने के बाद उत्तराखंड सरकार ने भी अपनी गाइडलाइंस जारी कर दी है। कुंभ मेले के चलते उत्तराखंड सरकार कोई भी रिस्क लेने की हालत में नहीं है। उत्तराखंड में प्रवेश करने वाले यात्रियों को कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट लानी अनिवार्य होगी। उसके बाद ही उत्तराखंड प्रदेश में आने की अनुमति दी जाएगी। 12 राज्यों से आने वाले यात्रियों को आरटी-पीसीआर नेगेटिव टेस्ट रिपोर्ट लानी अनिवार्य है।
खबर देहरादून से है, जहां मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत और केंद्रीय ऊर्जा राज्य मंत्री आर.के. सिंह ने वर्चुअल माध्यम से हरिद्वार के कुंभ क्षेत्र में भूमिगत केबलिंग परियोजना का लोकार्पण किया। इस अवसर पर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष विधायक मदन कौशिक, विधायक प्रदीप बत्रा भी कार्यक्रम स्थल पर उपस्थित रहे। इस दौरान मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने कहा कि हरिद्वार आदिकाल से धर्मनगरी के नाम से प्रसिद्ध है। साल भर में हरिद्वार में अनेक पर्वों एवं स्नानों का आयोजन होता है। हरिद्वार करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र है। उन्होंने ये भी कहा कि भारत की आजादी के 75 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में केंद्र सरकार द्वारा भारत का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। इसके अंतर्गत आधुनिक और आत्मनिर्भर राष्ट्र के निर्माण, वैज्ञानिक नवाचारों को प्रोत्साहित करने और मानव संसाधनों का विकास करने की दिशा में 75 सप्ताह तक विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। राज्यों में कोरोना संक्रमित मामलों के बढ़ने से उत्तराखंड सरकार भी सख्त कदम उठाने पर मजबूर हो गई है, क्योंकि उत्तराखंड के हरिद्वार में कुंभ मेला चल रहा है। उत्तराखंड सरकार ने नई गाइडलाइन जारी की है। 72 घंटों की रिपोर्ट उत्तराखंड आने से पहले बॉर्डर पर दिखानी होगी, तभी उत्तराखंड में प्रवेश दिया जाएगा। इस वक्त हम उत्तराखंड के बॉर्डर नारसन बॉर्डर पर खड़े हैं। मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये उत्तराखंड का नारसन बॉर्डर है। यहाँ कुछ पुलिसकर्मियों को खड़ा किया गया और यहाँ चेकिंग की जा रही है। जो बाहर अन्य राज्यों से श्रद्धालु आ रहे हैं, उनकी यहाँ चेकिंग की जा रही है, उनकी रिपोर्ट देखी जा रही है। और जिनकी रिपोर्ट नहीं दिखा रहे हैं, उनको मैं आपको दिखाना चाहूँगा, एक ये सेंटर बनाया गया है, मेडिकल सेंटर। यहाँ टेस्टिंग की भी सुविधा रखी गई है। कई मेडिकल स्टाफ हैं, ताकि उत्तराखंड में कोई भी कोरोना पॉजिटिव नहीं जा सके। के न्यूज़ भी आपसे अपील करता है, यदि आप उत्तराखंड में कुंभ मेले में आने चाहते हैं तो अपनी कोरोना रिपोर्ट लेकर आएँ। के न्यूज़ के लिए अकील अहमद, मंगलोर। हमारा ये मेन बॉर्डर है, नारसन बॉर्डर, क्योंकि दिल्ली, गाजियाबाद, यहाँ से आने वाले, मेरठ से आने वाले लोग यहीं से एंटर करते हैं उत्तराखंड को। तो यहाँ पर टेस्टिंग की व्यवस्था की गई है। जो प्रिफर्ड लैब है, एक प्राइवेट लैब है, उनको ये काम दिया गया है। उनके 12 तो जो है इनके रजिस्ट्रेशन काउंटर बने हैं और 6 जो है इनके कलेक्शन के काउंटर बने हैं। तो उस पर ये काम हो रहा है। और यहाँ पर मुख्यतः अभी तो एंटीजन किया जा रहा है, लेकिन RT-PCR भी करेंगे। खबर दिनेशपुर से है, जहां लिटिल चैंपियंस स्कूल के 3 छात्र का महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज देहरादून व घोड़ाखाल सैनिक स्कूल के लिए चयन हुआ है। इस दौरान स्कूल के शिक्षकों ने बधाई दी है। वहीं इस सफलता से विद्यालय के अनेक छात्र छात्राएं भी प्रोत्साहित हुए हैं। कुंभ नगरी हरिद्वार में यूपीसीएल द्वारा डाली गई भूमिगत विद्युत लाइन का आज लोकार्पण किया गया। लगभग 301 करोड़ रुपए के बजट से डाली गई इस योजना के लोकार्पण कार्यक्रम में केंद्रीय राज्य ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह, उत्तराखंड सीएम तीरथ सिंह रावत व मुख्य सचिव ओम प्रकाश ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भाग लिया। हरिद्वार के ऋषिकुल कॉलेज में आयोजित कार्यक्रम में यूपीसीएल के निदेशक नीरज खैरवाल, ऊर्जा सचिव राधिका झा और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक भी मौजूद रहे। देश के राजनीतिक इतिहास में 6 अप्रैल का दिन एक खास अहमियत रखता है। आपको बता दें कि 6 अप्रैल 1980 में मुंबई में भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई थी। बीजेपी ने पहली बार 1984 में चुनाव लड़ा।
उस आम आदमी चुनाव में पार्टी को सिर्फ 2 सीटें मिली थी, जिसके चलते अब 41वें स्थापना दिवस के मौके पर उत्तराखंड राज्य में कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिसकी जानकारी देते हुए प्रदेश प्रवक्ता विनोद सुयाल ने बताया कि बीजेपी को मजबूत करने में देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और उप प्रधानमंत्री रहे लाल कृष्ण आडवाणी की अहम भूमिका रही है। उन्होंने बताया कि और इस बार हमारा संगठन गाँव में घर घर जाकर वरिष्ठ नेता झंडा लगाएंगे तथा भाजपा का प्रचार भी करेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के स्वास्थ्य लाभ को लेकर आज कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने रुद्रपुर में हवन यज्ञ का आयोजन किया। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के स्वास्थ्य में जल्द सुधार के लिए आज रुद्रपुर स्थित 5 मंदिर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने हवन यज्ञ का आयोजन किया। इस दौरान दर्जनों कार्यकर्ताओं ने हवन में आहुति डालकर ईश्वर से हरीश रावत के जल्द स्वास्थ्य लाभ की कामना की है। आपको बता दें कि कोरोना संक्रमित होने के बाद पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के स्वास्थ्य को देखते हुए उन्हें दिल्ली एम्स में भर्ती कराया गया है। पूर्व मुख्यमंत्री के स्वास्थ्य को देखते हुए आज कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मुख्य 5 बाजार स्थित 5 मंदिर में भगवान से हरीश रावत को जल्द स्वस्थ करने की प्रार्थना की। हवन करके यज्ञ करके हरीश रावत जी जो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री हैं उनकी दीर्घायु की कामना कर रहे हैं, जल्दी स्वस्थ हो जाएं, जल्दी स्वस्थ होकर हम लोगों के बीच में आएँ और उनकी आज आवश्यकता है, पूरे प्रदेश को आवश्यकता है। और ऐसा व्यक्ति अस्वस्थ होता तो ऐसे लगता है कि सारे लोग अस्वस्थ हो गए हों। तो हम तो ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं और आज यज्ञ के माध्यम से उनके दीर्घायु की कामना कर रहे हैं कि वो जल्दी हमारे बीच में स्वस्थ होकर आए। और इसके बाद आइए आपको सीधे लिए चलते हैं केरल, जहां पर उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ रोड शो कर रहे हैं। और ये आप देख सकते हैं सीएम योगी आदित्यनाथ की तस्वीरें, रोड शो की वो तस्वीरें। भाजपा ने पश्चिम बंगाल के साथ ही साथ केरल में भी जोर शोर से चुनावों को लेकर बिगुल फूका है और ऐसे में जगह जगह जाकर रैलियों का आयोजन किया जा रहा है, रोड शो का आयोजन किया जा रहा है। उसी कड़ी में आज केरल में सीएम योगी आदित्यनाथ का रोड शो हो रहा है। तमाम तैयारियां आप देख सकते हैं। सजे धजे वाहन के साथ ही तमाम भाजपा के कार्यकर्ता अति उत्साहित यहां पर नजर आ रहे हैं। भारी संख्या में लोगों का सहयोग भी भाजपा को मिल रहा है। केरल में आगामी चुनाव को देखते हुए सीएम योगी स्टार प्रचारक के तौर पर भाजपा से केरल पहुंचे हैं। तमाम अलग अलग जगहों पर जनसभाओं का आयोजन किया जा रहा है। आज रोड शो का आयोजन किया। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मेट्रो मैन ई श्रीधरन के प्रचार प्रसार के लिए केरल पहुंचे थे। केरल के पलक्कड़ से उन्होंने न केवल भाजपा की जीत का बिगुल फूका, बल्कि मेट्रो मैन ई श्रीधरन के लिए भी जनता से अपील की थी। साथ ही साथ केरल को उन्होंने विकास का वादा भी दिया है। और ये तस्वीरें आप केरल से लाइव देख पा रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ भारी संख्या में भीड़ देखी जा सकती है सीएम योगी आदित्यनाथ के रोड शो में। केरल की साक्षरता को देखते हुए भाजपा भी केरल में टैलेंटेड पढ़े लिखे युवाओं को अपने साथ जोड़ना चाहती है और उसी कड़ी में मेट्रो मैन ई श्रीधरन को प्रमुख चेहरा बनाया गया है केरल में। साथ ही साथ तमाम टेक्नोलॉजी विकास के साथ ही डेवलपमेंट का मंत्र दिया गया है केरल में और फॉरवर्ड डेवलपमेंट के साथ ही साथ टेक्नोलॉजी, एजुकेशन, इन तमाम विषयों को लेकर भाजपा केरल के मैदान में उतरी है। माना जा रहा है कि केरल में एक बड़ा तबका पढ़े लिखे युवाओं का है, एक बड़ा तबका टेक्नोलॉजी से संबंध रखता है वहां पर। ऐसे में भाजपा का लक्ष्य है उन्हीं युवाओं को लुभाना
और इसी विकास और टेक्नोलॉजी के आधार पर भाजपा अपनी रणनीति के साथ केरल के मैदान में उतरी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी केरल में अपने भाषण में साफ कहा था कि केरल न केवल आधुनिक भूमि है बल्कि सांस्कृतिक विरासत को सहेज कर रखने वाली धरती भी है। जिस तरह से दुनिया की सबसे प्राचीनतम भाषा तो केरल ने संजो कर रखा है, ऐसे में उन्हें गर्व है केरल पर, केरल वासियों पर, और उन्हें गर्व है तमिल भाषा पर। तमिल भाषा के कुछ श्लोक भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई बार अपने वक्तव्य में कहे हैं और ऐसे में देखना यह होगा कि भाजपा जो अपना डेवलपमेंट कार्ड लेकर केरल के मैदान में उतरी है, इसका कितना असर चुनावों में नजर आता है। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल के साथ ही केरल, असम में चुनाव है। पश्चिम बंगाल में कुछ सीटों पर चुनाव हो चुके हैं, वहीं केरल में अप्रैल के महीने में चुनाव होने हैं। ऐसे में प्रचार प्रसार में हर पार्टी अपनी पूरी ताकत झोंक देना चाहती है और भाजपा की ओर से स्टार प्रचारक के तौर पर सीएम योगी आदित्यनाथ केरल में जनसभाएं कर रहे हैं। भारी मात्रा में यहां पर आप युवाओं को देख सकते हैं। केरल में भाजपा के रोड शो में भारी जनसैलाब दिखाई दे रहा है। युवाओं का समर्थन भाजपा को मिल रहा है और भाजपा युवाओं को ही रुझाने का प्रयास कर रही है। फॉरवर्ड डेवलपमेंट के साथ ही टेक्नोलॉजी विकास का भी मंत्र भाजपा ने अपने एजेंडे में रखा है। तो यह आपने देखी केरल से सीएम योगी आदित्यनाथ के रोड शो की तस्वीरें। और इसके बाद बात करते हैं अगली खबर की। नगर पंचायत गंगोलीहाट के भलियुड़ा गांव में स्थित प्रसिद्ध श्याम मंदिर में भलियुड़ा, पठियुड़ा, डोलिया हाट और स्थानीय लोगों के सहयोग से ऐतिहासिक वैसी यज्ञ का आयोजन किया गया। 11 दिन तक चलने वाले इस यज्ञ में नित्य पूजा पाठ, सभी देवताओं का आवाहन, पंचामृत स्नान, प्रातः और सायकाल पूजा पाठ किया जाता है। आपको बता दें कि 35 वर्ष पहले इस मंदिर में वैसी यज्ञ का आयोजन हुआ था। वैसी आयोजन से क्षेत्र में सुख, शांति, समृद्धि फैलती है। ये बासी यज्ञ इसलिए लगाया जाता है, जैसे भागवत गीता भागवत लगाते हैं, उसी प्रकार से वैसी यज्ञ भी जो यज्ञ करते हैं और मनोकामना पूर्ण हो जाती है, अपने अपने मन को शांति होते हैं। हरिद्वार महाकुंभ में 1500 स्वयंसेवक महाकुंभ में यातायात की व्यवस्था में अपना सहयोग देंगे। 7 से 15 अप्रैल तक शिविर में पूरे प्रदेश की स्वयंसेवी संस्थाएं भाग लेंगी। इस दौरान स्थानीय स्वयंसेवी जो यातायात व्यवस्था में नहीं होंगे, वो खान पान की व्यवस्था को संभालेंगे। आपको बता दें कि रुड़की के आनंद स्वरूप आर्य सरस्वती विद्या मंदिर स्कूल में आयोजित पत्रकार वार्ता में संघ प्रचारक उत्तराखंड और पश्चिमी उत्तर प्रदेश नरेश कुमार विकल ने इसकी जानकारी दी है। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए के न्यूज इंडिया के साथ। नमस्कार।